जब सभी वीर साथी महाराणा प्रताप को युद्ध से टल जाने की सलाह देते देते हार गए तो उन्हीं में से एक झाला राजपूत मन्ना ने अंतिम उपाय का प्रयोग किया। वीर मन्ना ने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह छत्र, छांगी और स्वर्ण सूर्य जबरदस्ती लेकर अपने सिर पर धारण कर लिए और अपने घोड़े को रण क्षेत्र की अधिक घमासान लड़ाई की दिशा में मोड़ लिया। मुगल क्षत्रिय सेना जो राणा को इन्हीं चिन्हों के कारण पहचान सकती थी, अब मन्नाजी झाला पर टूट पड़ने लगी। इधर चतुर चेतक ने राज चिन्हों को अन्य किसी घुड़सवार सैनिक के सिर पर चमकते देखा तो उसे परिस्थिति की विषमता को समझने में देर न लगी। वह महाराणा प्रताप को लेकर रण क्षेत्र से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। चतुर लोगों का कथन है कि यदि किसी कार्य को गोपनीय रूप से करना हो तो या तो उसे नितांत एकांत में करना उपयुक्त होता है या फिर किसी अति व्यस्त भीड़ के बीचों बीच। व्यस्त भीड़ में प्रायः सभी लोग अपने अपने कार्य की ओर मन को लगाए रहते हैं। वहाँ किसे फुर्सत होती है कि दूसरों के काम की ओर ताक लगाए बैठे रहे। परंतु इस मान्यता में एक दरार भी है। भीड़ कितनी ही व्यस्त क्यों न हो, उसमें कुछ लोग कामचोर और बैठे ठाले भी मिल ही जाते हैं और प्रायः ऐसा होता है कि कोई न कोई बैठे ठाले की दृष्टि उस गुप्त रूप से होने वाले कार्य पर पड़ ही जाती है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक को विदिशा में दौड़ाए लिए जा रहे थे। भरे युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच से किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी। अगर नज़र पड़ जाती और वे पहचान लिए जाते तो किन्हीं दो चार सैनिकों के लिए ही स्थान स्थान से आहत और क्षत विक्षत अंगों वाले महाराणा का वही वध कर डालना कठिन नहीं था। फिर भी राणा अपने आप को रण क्षेत्र की 100% आंखों से बचाकर नहीं निकल पाए। दो मुगल सरदारों ने दूर से ही राणा को निकल भागते देख लिया और वे उनका पीछा करने लगे। चेतक ने ज्यों ही अन्य घोड़ों की टापों को अपने पीछे आते सुना, वह स्वयं ही दुगने वेग से भागने लगा। परंतु वह बेहद थका भी था और अंग अंग से घायल भी। पीछा करने वाली टापों की ध्वनि समीप से समीप तर सुनाई देने लगी। महाराणा प्रताप पहले देख चुके थे कि दूर पर दो मुसलमान घुड़सवार उनका पीछा करते हुए घोड़ों को दौड़ाए चले आ रहे हैं। अतः वे शीघ्र से शीघ्रतर सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाने की धुन में चेतक को निर्ममतापूर्वक भगाए लिए जा रहे थे। ठीक इसी समय महाराणा प्रताप के कानों में पीछे की ओर से एक आवाज़ आई, ओ रे नीला घोड़ारा असवार। अपनी निजी राजस्थानी बोली में किसी को आवाज़ देते सुना तो महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु उस दिशा में तो एक प्रकार से जादुई परिवर्तनता था। महाराणा प्रताप का विश्वास था कि उनका पीछा शत्रु सेना के दो मुगल सरदार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वे उन्हें दूर से आते देख भी चुके थे। अब जो आवाज़ सुनकर उन्होंने उस दिशा में देखा तो उन मुगल सरदारों के स्थान पर उन्हीं के भाई सगत जी समीप आते दिखाई दिया। यह सगत जी असल में महाराणा प्रताप के भाई ही थे। वर्षों पहले मेवाड़ से रूठकर वे स्वतंत्र आजीविका के लिए दिल्ली चले गए थे। मुगल राज्य से उन्हें कंधार की जागीर प्राप्त थी और इस समय वे सलीम के निजी अंगरक्षकों में थे। जिस प्रकार उन दो मुगल सरदारों ने राणा प्रताप को रणस्थल छोड़कर भागते देख लिया था, संयोगवश सगत जी ने भी राणा को भागते और उन दो मुगल सरदारों को उनका पीछा करते देख लिया। इस समय थे तो वे मेवाड़ की शत्रु सेना में, परंतु नैसर्गिक जातीय भावना कहाँ जाती। महान मुगल सम्राट का सामना करने का साहस ही एक ऐसा आकर्षण था कि प्रत्येक सच्चे राजपूत का हृदय महामना महाराणा प्रताप का नाम मात्र ही सुनकर गदगद हुए बिना न रहता। सगत जी ने भी अच्छा अवसर हाथ आया देख अपने घोड़े को उन दोनों मुगल सरदारों के पीछे छोड़ दिया। मुगल सरदार महाराणा प्रताप से कुछ ही दूरी पर रहे थे कि सगत जी उनके सिर पर जा पहुँचे। मुगल सरदारों को उन्होंने वहीं एक एक करके मार गिराया और फिर राणा प्रताप का पीछा करने लगे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर सगत जी की समझ में आ गया कि महाराणा यही समझे हुए हो कि उनका पीछा वही मुगल सरदार कर रहे हैं
जिन्हें उन्होंने शायद कुछ देर पहले देखा होगा। इसीलिए उन्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए निमित्त ही सगत जी ने उपरोक्त आवाज दी थी। सच तो यह है कि सगत जी संस्कृति प्रिय लोगों के लिए शक्ति सिंह ने जिस समय मेवाड़ का परित्याग किया था, उस समय उनका द्वेष भाव व्यक्तिगत रूप से महाराणा प्रताप, उस समय राजकुमार प्रताप के प्रति ही अधिक था। राणा उदय सिंह के कार्यकाल में जब सगत जी की माता, जो सार्वजनिक रूप से बाईजी राज के नाम से प्रसिद्ध थी, राणा पर अपना प्रभाव खो चुकी थी और एक बार फिर महाराणा प्रताप की माता सोनगरी रानी का सितारा कुछ दिनों के लिए चमकने लग गया था। उन दिनों उक्त बाईजीराज को अपनी प्रत्येक इच्छा के लिए सोनगरी रानी के आगे पराजित होकर लज्जित होना पड़ता था। स्वाभिमानिनी रानी बाईजीराज इन लांछनाओं को सहन करने में असमर्थ थी। बाईजीराज अवसर आने पर अपने पुत्र सगत जी को राणा उदय सिंह के बाद राणा पद पर अभिषिक्त कराने की इच्छुक थे, परंतु उस इच्छा को फलीभूत होते न देखकर उन्होंने अपने पुत्र को साथ लेकर उदयपुर का परित्याग कर दिया। सगत जी भी उस समय नन्हे मुन्ने नहीं थे, वे अपनी माता की लांछनाओं को समझते थे। उन्होंने भी मन ही मन अवसर मिलने पर राणा प्रताप से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। मनोविज्ञान के अनुसार एक ऐसी श्रेणी के भी व्यक्ति होते हैं जो किसी के द्वारा अपना अहित होने पर तत्काल उन्हें इतना क्रोध आ जाता है कि वे अपने विचारों में उस शत्रु को कठोर से कठोर दंड देने की बात सोचने से नहीं चूकते, परंतु आगे चलकर जब सचमुच वैसा अवसर आ उपस्थित होता है तो उस समय स्वयं मौलिक रूप से शुद्ध प्रकृति के होने के कारण वे उन्हें उदार भावपूर्वक क्षमा कर देते हैं। इतना ही नहीं, यदि आवश्यक पड़ जाए तो वे उसका कुछ हित साधन तक करने से नहीं चूकते। सोचा जाए तो बदला लेने का यह तरीका क्या उस उपरोक्त तरीके से भी अधिक अपमानपूर्ण नहीं होता? प्रतीत होता है कि सगत जी इसी उपरोक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। आहत और क्षत विक्षत अंग राणा प्रताप यदि उस दशा में सगत जी द्वारा युद्ध के लिए भी ललकारे जाते तो वैसी दशा में वे सगत जी पर विजय पा सकने की तो बात ही क्या, अपने प्राण बचा सकने में भी असमर्थ थे। आदर्शवादी लेखकों ने राणा प्रताप और सगत जी के इस मिलाप को राम भर मिलाप की उपमा दी है। हम अपनी कल्पना को इतनी दूर तक न भी ले जावे, परंतु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सगत जी के जीवन में वह क्षण जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण था। इस क्षण में उन्होंने उस व्यक्ति की प्राण रक्षा में उदारतापूर्वक सहायता की जिसके कारण उन्हें अपने देश मेवाड़ के प्रति देशद्रोही होना पड़ा था। इस तथाकथित भरत मिलाप के स्थान को अमर करने में चेतक ने योगदान दिया। ज्यों ही राणा प्रताप रुके और चेतक पर से उतरकर सगत जी से वार्तालाप करने लगे, चेतक जमीन पर लेट गया। राणा प्रताप ने उसे जमीन पर लोटपोट होने की सुविधा देने के लिए ज्यों ही उसका तंग खोला, वीर अश्व ने अपने स्वामी की ओर करुणा दृष्टि से देखते देखते प्राण विसर्जन कर दिए। यह इतिहास प्रसिद्ध स्थान वही है जहां आज चेतक का चबूतरा बना हुआ है। चेतक का इस स्थान पर आकस्मिक देहांत मनोवैज्ञानिक के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक किसी मनुष्य या प्राणी के सामने कोई न कोई ध्येय और उसे प्राप्त करने की तीव्र कामना विद्यमान रहती है, तब तक आगत मृत्यु भी उससे 3 हाथ दूर खड़ी रहती है और उस ध्येय की प्राप्ति के कारण या अन्य किसी प्रकार से उस कामना के प्रति तीव्रता के अभाव की राह देखती रहती है। और उसके बाद ज्यों ही मनुष्य के हृदय में शिथिलता ने स्थान पाया नहीं कि उसी के सहारे मृत्यु भी अपना काम बना लेती है। चेतक की चेतना में उस समय एक ही ध्येय था, अपने स्वामी को निरापद स्थान तक पहुंचा देना। इसी ध्येय की अति तीव्र कामना उसके सांसों की धमनियों को चलाए जा रही थी, अन्यथा उसकी मृत्यु तो हल्दी घाटी के रणस्थल में ही आकर उपस्थित हो गई थी। इस स्थल पर जब चेतक की मौन बुद्धि ने समझ लिया
कि राणा प्रताप किसी शत्रु सैनिक से नहीं, एक सहायक बंधु से मिल रहे हैं, तो उसके प्राणों ने भी तत्काल आकस्मिक रूप से छुट्टी ले ली। कुछ भी हो, इस स्थल पर वीर चेतक की स्मृति को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किए बिना आगे का प्रसंग छेड़ना या पढ़ना एक प्रकार की मानवीय अशिष्टता होगी। सगत जी ने चेतक के प्राण पखेरु उड़ते देख अपना उकारो नाम का अश्व राणा प्रताप को दे दिया और स्वयं मृतक मुगल सरदारों में से किसी एक के घोड़े पर वापस लौटने के लिए तैयार हो गए, परंतु जाते जाते वे एक मर्मस्पर्शी चुटकी काटने से चूके नहीं। उन्होंने राणा प्रताप से पूछा, आज रणस्थल से भागने में आपको इस बात का अनुभव तो हो ही गया होगा कि मनुष्य जब अपने प्राणों की रक्षा के लिए रणस्थल को पीठ दिखाकर भागता है तब उसके हृदय का क्या हाल होता होगा। इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सगत जी रुके नहीं। वे समझते थे कि राणा प्रताप के समान साहसी वीर को ऐसे मर्मस्पर्शी शब्द कह देने का क्या परिणाम हो सकता है, और उसी कल्पना प्रसूति परिणाम से अपने प्राणों को बचाने के लिए भागते हुए मानो वे अपने प्रश्न के उत्तर का अनुभव स्वयं भी कर लेना चाहते थे। हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध में राणा पक्ष के प्राय सभी प्रसिद्ध वीर काम आ गए। 500 से ऊपर तो राणा के भाई बेटों ने ही इस युद्ध में प्राण विसर्जन किए। ग्वालियर के निष्कासित नरेश राम सा इस काल मेवाड़ में अपने विखे कष्ट के दिन गुजार रहे थे। वे और उनका पुत्र खंडेर राव 350 वीरों के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पक्ष की ओर से लड़ रहे थे। वे सभी के सभी इस एक ही दिन में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उपरोक्त मन्नाजी झाला, जिन्होंने राणा प्रताप से राज चिन्ह छीनकर युद्ध स्थली से उन्हें दूर चले जाने को विवश कर दिया था, इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साथ 150 वीर योद्धाओं में से एक भी रण में काम आने से शेष नहीं बचा। यह हल्दी घाटी का युद्ध तत्काल ही समाप्त नहीं हो गया, प्रत्युत यों कहना चाहिए कि यह उपरोक्त युद्ध तो लड़ाइयों की एक लंबी श्रृंखला का आरंभ मात्र था। हाँ, सलीम स्वयं तो उपरोक्त युद्ध के तत्काल बाद वापस लौट गया, परंतु महाराजा मानसी व महावलखा तथा उनकी सेनाएं यही पड़ाव डाले पड़ी रही। वर्षा के कारण जितने दिन युद्ध रुके रहता, अन्यथा कहीं न कहीं किसी न किसी और से आक्रमण हुए बिना न रहता। अगले ही माघ मास में कुंभलमेर पर सम्राट की सेनाओं का अधिकार हो गया। राजा मानसिंह ने धूमेत्रती और गोगुंदा के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इधर महावत खां और उसके अधीन सेनाओं ने उदयपुर को अधिकृत कर लिया। इतना ही नहीं, अगुणा पनघोरा से जो सहायता राणा को समय समय पर मिलती रहती थी, उस स्रोत को भी एक प्रकार से अवरुद्ध कर दिया गया। इधर खान फरीद नामक एक सेनाध्यक्ष स्वयं चावंड तक भी दक्षिण के मार्ग से जा पहुंचा। इस खान ने महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाकर अकबर की सेवा में उपस्थित करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। महाराणा तो जीवित या मृत किसी अवस्था में हाथ नहीं आए, परंतु हाँ, इसी युद्ध श्रृंखला में फरीद का स्वयं एक अवसर पर ऐसी घाटी के बीच अवरुद्ध हो गया जिसमें से किसी भी दिशा से होकर बच निकलना उनकी सेना के लिए कठिन हो गया। अंततः उसी पार्वतीय बंदी गृह में उसकी सेना के एक एक सैनिक तक को प्राण विसर्जन करने पड़े। सच पूछिए तो यह चतुराई राणा के उन भील सहायकों की थी जिनके लिए आरवल्ली पर्वत का चप्पा चप्पा घर के सहन के समान अपना और जाना पहचाना था। राणा प्रताप की सैनिक स्थिति अब दिनों दिन क्षीण से क्षीणतर होती चली जा रही थी। छापामार युद्ध प्रणाली के सिवाय खुला युद्ध लड़ने की सामर्थ्य अब उनमें नहीं रही थी। इधर सम्राट पक्ष की सेना में जो मुसलमान या क्षत्रिय सैनिक थे, वे स्वयं इस छापामार प्रणाली से हैरान थे। जब और जहां वे देखते कि इस स्थल या समय में तो शत्रु दल के आ पहुंचने की कोई आशंका नहीं है,
अतः वे जरा आराम की सांस लेने लगते। वही अचानक न जाने किधर से राणा अपने वीर सैनिकों सहित आ धमकते और मुगल सेना का नाश करके पुनः पहाड़ों में अंतर्ध्यान हो जाते। महाराणा प्रताप और उनका परिवार यद्यपि किसी एक स्थल पर निश्चिंत होकर रहने नहीं पा रहे थे, परंतु वे शत्रु सेना की टुकड़ियों को भी किसी दिन और किसी भी स्थान पर चैन से रहने नहीं देते थे।